Hello, dear students. Welcome to Economics with Bhargav ma'am. Continuing with Chapter 3, Indian Economic Development. Today, we'll study about the various policy measures of new economic policy, and in particular about liberalization measure. In previous video, we have already covered the reasons why new economic policy was undertaken. If you haven't listened to it yet, you must do it for better understanding of the chapter. So let's start with new economic policy. भाई आपको याद हो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने में 1991 में बहुत सारे रीजंस रहे हैं और जो पॉलिसी मेजर्स आए वो दो तरीके से आए, एक स्टेबलाइजेशन मेजर्स और एक स्ट्रक्चरल reform measures. Stabilization measures were short term measures, structural were long term measures. Or structural में they talked about privatization, liberalization and globalization. Now, new economic policy, government initiated a variety of policies which will fall under three heads: liberalization, privatization and globalization. We'll start with liberalization in this video in detail. लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है लिबरल हो जाना, खुले दिमाग का हो जाना। अब इंडियन इकोनॉमी में याद करिए 1991 से पहले हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 2 में, देयर वाज परमिट राज, बाबू राज। हमें हर चीज के लिए एक लाइसेंस लेना पड़ता था, हर चीज के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती थी। इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी हमारे बिजनेस पर कि कभी हमारी इंडियन इकोनॉमी का बिजनेस कभी ग्रो ही नहीं करा। और यही कारण है कि 1991 में जब हम लोगों की हालत इतनी बुरी हो गई कि हमारे पास 2 हफ्तों के इंपोर्ट के भी करेंसी फॉरेन एक्सचेंज नहीं रहा, तो हमको वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास जाना पड़ा और उन्होंने बोला कि अगर आप हमसे लोन चाहते हो, जो कि उन्होंने $7 बिलियन का दिया था, उन्होंने बोला आपको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो सबसे पहली बात बोली, बोले भाई अपना बाबू राज खत्म करो। लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन imposed by the government on Indian businesses. ये जो लिबरलाइजेशन है ये 1980s में भी शुरू हो गई थी कुछ हद तक, लेकिन वी विल फोकस मोर ऑन द रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन 1991. तो लिबरलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू पुट एन एंड टू द रिस्ट्रिक्शन एंड ओपन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. अब लिबरलाइजेशन के अंदर कौन कौन से रिफॉर्म्स थे भाई? 5 रिफॉर्म्स थे: इंडिया सेक्टर रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म एंड फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म. अब इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म क्या था? इंडस्ट्री को रिफॉर्म करना। अब इंडस्ट्री में सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम था याद करिए बाबू राज? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। हर चीज के लिए लाइसेंस, आपको नया कंपनी खोलनी है उसके लिए लाइसेंस, आपको एक्सपेंशन करनी है उसके लिए, आपको ब्रांचेस में कुछ चेंज करना है उसके लिए, हर चीज के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता था. तो industrial licensing, under which every entrepreneur had to get a permission from the government official to start a firm, close a firm or decide the amount of goods that could be produced. फिर दूसरा क्या था? प्राइवेट सेक्टर वॉज नॉट अलाउड इन मैनी इंडस्ट्रीज. याद करिए 3 कैटेगरी में था हमारा आईपीआर 1956 कैटेगराइज्ड. फर्स्ट कैटेगरी ओनली पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वर अलाउड, सेकेंड कैटेगरी बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, लेकिन लीड किसके पास थी? पब्लिक सेक्टर के पास. और जो थर्ड कैटेगरी थी उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर वाज अलाउड. सो दैट मीन्स प्राइवेट सेक्टर वाज अलाउड इन वेरी फ्यू प्लेसेस. तो आपकी यही कारण था कि पब्लिक सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा नहीं और प्राइवेट सेक्टर हर जगह था नहीं अलाउड. रिजल्ट, इंडियन इकोनॉमी स्टैग्नेटेड, इंडियन इकोनॉमी कुड नॉट बिकम मॉडर्न. और तीसरी बात क्या थी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही हो सकती थी. देयर वाज रिजर्वेशन कि कोई भी बड़ा प्लेयर इन सेक्टर्स में नहीं जा सकता जो स्मॉल स्केल के लिए रिजर्व थी. और फिर कंट्रोल ऑन फिक्सेशन ऑफ प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. अब क्या हुआ कि ये जो रिफॉर्म हुआ 1991 का इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, इसके अंदर ये जितनी भी रिस्ट्रिक्शन हमने अभी पढ़ी हैं वो सब रिमूव कर दी गई. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रिमूव हुआ, प्राइवेट सेक्टर को कुछ जगह छोड़कर सब जगह अलाउ कर दिया गया. फिर जो रिजर्व थी स्मॉल स्केल के लिए उसको डी रिजर्व कर दिया गया. फिर मार्केट फोर्सेस को बोला गया प्राइस आप फिक्स करोगे, ना कि गवर्नमेंट फिक्स करेगी. तो भाई
डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। सबसे पहला रिफॉर्म आया, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग was abolished for almost all product categories such as alcohol, cigarettes, hazardous chemicals, industrial explosives, electronic, aerospace, drugs, pharmaceuticals. Only industries which are reserved for public sector are a part of defense equipment, atomic energy and railway transport. वो जो strategic hazardous good industries थी, सिर्फ उन्हीं को गवर्नमेंट अपने पास रखा, बाकी सब डी रेगुलेट कर दिया और प्राइवेट सेक्टर उसको चला सकता था। मैनी गुड्स प्रोड्यूस बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव बीन डी रिजर्व। पहले ही जितना भी नमकीन हुआ करता था, भुजिया, चिप्स, दे वर रिजर्व ओनली फॉर स्मॉल स्केल। और आज देखो आप, सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ये बना रही हैं। वाई? बिकॉज नाउ इट्स नो मोर अ रिजर्वेशन फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और अब आप उसका स्केल देख लो। फिर लास्ट क्या है, इन मेनी इंडस्ट्रीज द मार्केट हैव बीन अलाउड टू डिटरमिन द प्राइसेस। बिल्कुल, अब गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन नहीं है किसी भी प्राइस पर। जो मार्केट की डिमांड है, जो कॉस्टिंग है, उसी के हिसाब से प्राइसिंग चलती है। अब आइए भाई, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में बहुत बड़ा रिफॉर्म आया। अब फाइनेंशियल सेक्टर क्या इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस such as commercial bank, investment bank, stock exchange operations, foreign exchange market। और इन सब फाइनेंशियल सेक्टर्स जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको कौन कंट्रोल करता था? आरबीआई कंट्रोल करता था। आरबीआई बताता था कि भाई व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ मनी द बैंक कैन कीप, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, नेचर ऑफ लेंडिंग क्या होगी। तो जो आरबीआई था वो एक रेगुलेटर था, पूरी तरीके से उसी के हिसाब से सब चीजें चलती थी। तो फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, stock exchange operation and foreign exchange market. The financial sector in India is regulated by Reserve Bank of India. The RBI decides the amount of money that the bank can keep with themselves, fixes interest rate, nature of lending to various sectors. अब जो financial sector reforms आए, उसके अंदर क्या रिफॉर्म था भाई? आरबीआई जो एक रेगुलेटर था, यानी कि हर चीज को कंट्रोल करता था, उसको अब एक फैसिलिटेटर के रोल में लाने की कोशिश हुई। The major aim of financial sector reform is to reduce the role of RBI from regulator to facilitator of financial sector। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि वो जो एक एक छोटी छोटी चीजों के ऊपर आरबीआई की पाबंदियां हुआ करती थी, अब वो नहीं रही। दिस मीन्स दैट द फाइनेंशियल सेक्टर मे बी अलाउड टू टेक डिसीजन on money matters without consulting RBI। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि प्राइवेट सेक्टर बैंक, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेन हो, दे कुड कम एंड एस्टैब्लिश देमसेल्फ इन इंडिया। इसी तरीके से जो उनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो बढ़ा दी गई थी। और यही कारण था कि जो एग्जिस्टिंग ब्रांचेस थी बैंक्स की, दे कुड एक्सपैंड, दे कुड ओपन न्यू ब्रांचेस, दे कुड ऐड मोर थिंग्स टू देयर वर्क। तो देखिए, establishment of private sector bank, the reform policies led to the establishment of private sector banks, Indian as well as foreign. Foreign investment limit in bank was raised to around 50%. Those banks who fulfill certain conditions have been given freedom to set up new branches without the approval of RBI and rationalize their existing branch network। तो जो बैंक्स आरबीआई के कंडीशंस को फुलफिल कर पाते थे, जो उनकी तरफ से नॉर्म्स थे उसके ऊपर उतरते हैं, खरे उतरते हैं, तो उनको अब अलाउड था नई ब्रांच खोलने का, जो अपनी एग्जिस्टिंग ब्रांच है उनको बेटर करने का, उनमें न्यू फैसिलिटीज ऐड करने का। और यही नहीं, संघ में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआईज वर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडिया, मेक पुट देयर मनी इन इंडिया। इससे क्या हुआ है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सच एज मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड, pension funds now allowed to invest in Indian financial market। As a result एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है हमारे को फॉरेन एक्सचेंज में। नाउ ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने बिल्कुल ही फैसिलिटेटर बन के अपना कंट्रोल छोड़ दिया है मनी मार्केट पे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे। आरबीआई की पूरी नज़र रहती है।
उसने कुछ मैनेजरियल एस्पेक्ट्स, कुछ लॉज, कुछ इस तरीके से अपनी चीज़ें कंट्रोल करी हुई हैं कि दे स्टिल हैव full control over financial sector. Though banks have been given permission to generate resources from India and abroad, certain managerial aspects have been retained with RBI to safeguard the interest of account holders and the nation. अकाउंट होल्डर्स का पैसा, देखिए जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वो सिर्फ ट्रस्ट पे चलती है, तो अगर बैंक्स बहुत फेल होंगे या जो उनके अकाउंट होल्डर्स हैं उनको ऐसा लगने लगेगा कि हमारा पैसा सेफ नहीं है, तो जो बैंकिंग इंडस्ट्री है ये फेल हो जाएगी। इसीलिए आरबीआई ने इन सबको छूट देते हुए भी ऐसे कंट्रोल्स अपने हाथ में रखे हुए हैं कि कोई भी बैंक ऐसा नहीं है कि पैसा लेके भाग जाए, ऐसा नहीं है कि कोई भी फॉरेन कंपनी आए और अपना इंश्योरेंस बेचे या पेंशन स्कीम्स चलाए और पैसा लेके चले जाए। उन लोगों ने पूरी तरीके से अपने मैनेजरियल कंट्रोल्स को से पूरे जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको कंट्रोल करा हुआ है। सो आई होप ऑल दिस इज क्लियर टू यू। आपके कोर्स में इतना ही है, हम ज़्यादा इसको डिटेल नहीं कर सकते हैं। आप इसको 2-3 बार अगर सुनेंगे तो आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी, और एक एक वर्ड जो इसके अंदर बोला है, लाइन जो इसके अंदर लिखी है वो एनसीईआरटी की है। सो लिसन टू इट ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लिबरलाइजेशन के मेजर्स जो 5 हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको 3-4 बार सुन के याद कर लीजिएगा। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो सो दैट यू कंटिन्यूसली गेट द अपडेट ऑफ माई न्यू वीडियोज। हैप्पी लर्निंग विद भार्गव मैम।